हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कंटिन्यू करेंगे ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का एक जो रिमेनिंग पोर्शन है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के ऊपर। तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट को जानने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? तो कई बार आपने ये सुना होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर एक टॉप पे पर्सन होता है, उसको अपन अपनी कॉमन भाषा में मैनेजर बोलते हैं। और जो सबसे लोअर से लोअर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर वर्कर होते हैं। तो कभी आप गौर करना कि मैनेजमेंट से मैनेजर बना और मैनेजर में जो अल्फ़ाबेट का लेटर एम आ रहा है और वर्कर वर्कर में आ रहा है डब्ल्यू। इसको थोड़ा सा आप थिंक करोगे कि मैनेजर का एम और वर्कर का डब्ल्यू एक दूसरे का एक तरह से क्या है, रिवर्स है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मैनेजर कितना ही अच्छा करेगा तो वर्कर को ये लगेगा कुछ नहीं, इन्होंने पॉलिसीज बनाई। और वर्कर कितना ही अच्छा वर्क करेगा तो मैनेजर को ये लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर थोड़ा सा एक मैनेजमेंट की, एक साउंड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो इन दोनों के बीच में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बिठा सके। तो यही चीज़ों को अपन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ये जो MW वाला जो सीन है इसको कैसे मैनेज करना, तो उसके लिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह का जो अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जो अपना ER 91 है, एजुकेशन रेगुलेशन 91 एज पर PCI, उसके अकॉर्डिंग टू जो अपन को सिलेबस में गिवन है तो वही अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये क्या टर्म होती है? तो सबसे पहले अपन को फार्मास्यूटिकल से पहले मैनेजमेंट का व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि मैनेजमेंट जो आपका है वो किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? सबसे पहले फार्मास्यूटिकल से पहले अपन को समझना है कि मैनेजमेंट क्या है। तो सिंपल सा चीज़ है, चीज़ों को मैनेज करना का मतलब उनको कंडक्ट करना स्मूथली। कई बार अलग अलग ऑथर इसको अलग अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। कई जना कहते हैं कि मैनेजमेंट इज लाइक ए, आपके जो मैनेजमेंट है उसको अलग अलग साइंस के बराबर माना गया। जैसे साइंस के अंदर जनरली क्या होता है, कोई स्टूडेंट साइंस के अंदर आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले उसका क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, उसका निष्कर्ष निकालते हो, इन्फ्रेंस निकालते हो, तो उसी को मैनेजमेंट जैसा माना गया। कई बार मैनेजमेंट को एन आर्ट की तरह माना गया। जैसे एक आर्टिस्ट होता है तो आर्ट टाइप है मैनेजमेंट, आर्ट की तरह इसको माना गया। एक आर्टिस्ट को अपने के अंदर की जो कला है उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। अपने आर्ट को, कला को, हुनर को छिपा नहीं सकता, स्टेज पे आके उसको अपनी कला को बताना पड़ेगा। जैसे कोई डांसर है, कोई सिंगर है, जब तक वो अपनी कला का परफॉर्म नहीं करेगा वो अच्छा कलाकार नहीं माना जाएगा। तो उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर वो ऐसा करता है तो जस्ट लाइक ए आर्ट, तो अलग अलग तरह से इनको बताया गया है। फिर करते करते अगर अपन ये मैनेजमेंट के जो जितने तरह के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट की जितने भी तरह की जो मैनेजरल एक्टिविटीज़ हैं, वो अगर जब अपन फार्मा के फील्ड में अप्लाई करते हैं, जो अपना फार्मा का फील्ड है, और फार्मा का फील्ड क्या है, फार्मा फील्ड आफ्टर D फार्म आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हो, आफ्टर B फार्म आप इंडस्ट्री में या तो खुद ओपन करते हो या इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हो, इंडस्ट्री में काम करते हो। तो व्हेन ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड फॉर ड्रग स्टोर एंड इंडस्ट्री, देन इट इज नोन एज फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। उस वक्त इसका नाम क्या होता है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में तो सारी चीजें बताओगे। जैसे ये ऑथर कह रहा है, द वर्ड मैनेजमेंट डिनोट द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। आपने बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी पढ़ी है, उनको मैनेज करना, कंडक्ट करना, ये सारा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इज प्रिंसिपली ए टास्क ऑफ प्लानिंग। अब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है इसके जो फंक्शंस है उसके अंदर कई बार एक ऑथर जो है एक छोटा सा इसका एक अपन कह सकते हैं कि एक एब्रीवेशन दिया जाता है कि और ऑथर इसके बारे में बताता है। वो एब्रीवेशन होता है पोस्ट कॉर्ब। आपको ये पोस्ट कॉर्ब समझ में आ गया तो मैनेजमेंट ब्रीफली सारा समझ में आ गया। ये पोस्ट कॉर्ब एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरा मैनेजमेंट को एट ए टाइम समझ सकते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज देयर फंक्शंस। तो पोस्ट कॉर्ब का जो P है वो स्टैंड करता है प्लानिंग। इसको करता है ये प्लानिंग को। आप कोई भी वर्क करोगे, उसको अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो पहले उसकी योजना बनाओगे। थिंकिंग इन एडवांस एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है जिसका जितना माइंड अच्छा चलेगा
वो कोई भी आपके घर पे भी कोई तरह का मैनेजमेंट आपको करना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना है, कोई स्कूल का मैनेजमेंट करना है, मतलब बहुत सारे फील्ड है। तो थिंकिंग इन एडवांस, आप पहले उसको एडवांस में सोचते हो और उसके बाद में आपको क्या करना है ये सारा सोचते हो। जैसे कई बार कोई क्रिटिकल लैंग्वेज में ऑथर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब ये होता है कि थिंकिंग इन एडवांस, पूरा अनुमान लगाना, जैसे वेदर का अनुमान लगाते हैं तो फोरकास्टिंग, इस तरह के जो टर्म्स आते हैं वो प्लानिंग के केस में आते हैं। फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज का होता है कि मतलब अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग उसका डिवीजन करना और उसके अंदर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना। फिर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हो, मान लो आप सिंपली कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ही बना रहे हो, वैसे कहता हूँ खाली सिरप ही बना रहे हो, सभी ने सिरप का नाम सुना होगा, सिरप सभी जानते हो, सुक्रोज का सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो एक सिरप बनाने के लिए भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कितने % की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगा स्टाफिंग। आज एक अच्छा सिरप बनाओगे तो 1% नहीं बना पाएगा इंडस्ट्री लेवल पे, कोई पर्सन जो होगा उसके अंदर कहते हैं मिनिमम 4% की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। तो उसके अंदर आपको 1% है जो रॉ मटेरियल लेगा, उसका वेइंग करेगा, कोई इसको प्रिपेयर करेगा, लास्ट में कोई इसका QC करेगा, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब क्या, स्टाफिंग नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद में आ जाता है D फॉर डायरेक्टिंग। एक अच्छा डायरेक्टर होगा, एक अच्छा मैनेजर होगा, वो अपने स्टाफ को क्या करेगा, बूस्टअप करेगा, उसको अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, कम्युनिकेट करेगा। तो ये सारे डायरेक्टिंग में आता है। अभी CO दो चीज़ों को यहाँ पर डिनोट करेगा। CO का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। एक अच्छा मैनेजमेंट तभी होगा जब उसका जो इंचार्ज है, जो ये टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को लेके साथ में चले, उनमें एक अच्छा समन्वय रहे, एक अच्छा तालमेल रहे, उनमें बिट थ्योरी लगे, बैलेंसिंग, इंटीग्रेटिंग और टाइम, ये एक थ्योरी होती है बिट, BIT। तो सबका बैलेंसमेंट रहे। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि नियंत्रण में रखना। टॉप मैनेजमेंट वाले अपने जो सबॉर्डिनेट है उनको इस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी नहीं करे, ज़्यादा लूज कंट्रोल भी नहीं करे, एक मॉडरेट, एक जो एडिक्वेट जिसको अपन कहते हैं, एक पर्याप्त कंट्रोलिंग होनी चाहिए जिससे उस सिस्टम का मैनेजमेंट बना रहे। और लास्ट में जो RB जो है, ये आपके क्षेत्र में कम आता है, इसका मतलब रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग होता है। ये भी कई बार अपन कंसिडर करते हैं, लेकिन अपना जो PCI ने जो मैनेजमेंट के फंक्शन में कंसिडर किया है तो इनको नहीं किया, रिपोर्टिंग बस्टिंग को। तो इनको थोड़ा आप यहाँ से अलग ही रखें, लेकिन इसको लर्न कर सकते हो कि दीज आर दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक एब्रिविएशन फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके लेवल की, कि भाई मैनेजमेंट के कितने लेवल है, कैसे एक हायरार्की के थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ये क्या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, एक इंटेलेक्चुअल दिमाग का है, प्लानिंग करना, थिंकिंग। ये लोग कौन कर पाएंगे, जो टॉप के लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग इसमें आते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट जो इनके अधीन काम करते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, जो अपने डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, वो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं। और उनके अंडर में होते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपके अकाउंट्स ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर्स हैं। और सबसे नीचे जो नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज है, जो मैंने अभी आपको M और W का रिलेशन बताया था, तो वो लोग आते हैं। तो एक हायरार्की चलती रहती है। और इसमें एक खासियत क्या है कि जब भी आप इसका हायरार्की वाला डायग्राम बनाते हो तो जो जो ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं इसको अपने कॉमन भाषा में, एकदम ये नुकीला टाइप हो जाता है, मतलब यहाँ लोग कम होंगे टॉप मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, वहाँ पर, या एक यूनिवर्सिटी है, फार्मेसी उसका डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर कितने डीन होंगे? डीन तो फार्मेसी फैकल्टी का एक ही होगा। तो जितने एग्जीक्यूटिव लोग होंगे टॉप मैनेजमेंट, इसलिए ये ऐसा बनता है। और नीचे आप इसकी तरफ आते हो, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो इसके अंदर, तो नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर ये फ्लैट होता जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स और ज़्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेवल ऑफ मतलब मैनेजमेंट की लेवल क्या। और कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बिग कंपनीज है तो वहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये भी कई बार 2 टाइप्स हो जाता है, सीनियर और जूनियर। तो वो डिपेंड करता है। और अगर कंपनी छोटी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो एक ही लेयर इसकी सफिशिएंट होती है। तो दीज आर दी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपके टॉप, मिडल और लोअर। अब आगे टॉप लेवल मैनेजमेंट की, जो आपके हायरार्की में टॉप पे जो आ रहा था, उसके अंदर कौन से लोग आते हैं, ये आपको लर्न करना है। फार्मासिस्ट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ, या विच आर मतलब पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कौन से टॉप मैनेजमेंट लोग आते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, शॉर्ट में इसको आप बोलोगे BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, MD वगैरह इसमें आएंगे। टॉप मैनेजमेंट
अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये जो आपके अथॉरिटी के हिसाब से अल्टीमेट है, विच फ्रेम द पॉलिसीज फॉर द एंटरप्राइज। क्योंकि इंटेलेक्चुअल दिमाग से टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, इनके पास दिमाग होता है, उस स्तर की इनके पास डिग्रियाँ होती है, अच्छे क्षेत्र में MBA वगैरह किया होता है या कोई अच्छी डिग्री होती है इनके पास, तो ये सारा फ्रेमिंग करते हैं, उसका पूरा प्लानिंग करते हैं। फंक्शन क्या है, इनके मेन फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी आपको बताया कि कोई भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होंगे उसके अंदर आपके हमेशा प्लानिंग वर्ड सबसे पहले आता है। तो फंक्शन लेइंग डाउन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी इसके मोटोज हैं, जो ऑब्जेक्टिविटीज हैं, उनको लेइंग डाउन वही प्लानिंग करेंगे, लिख के बताएंगे। ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस इनटू वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिवीजन, सेकेंड जो फंक्शन अभी आपको बताया पोस्ट कॉप के तहत कि पहले प्लानिंग होता है, फिर क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट को वो ऑर्गेनाइजिंग उनका करेंगे। फिर अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, वहाँ पर मैनेजर को अपॉइंट करेंगे कि भाई परचेजिंग का तो परचेज मैनेजर, सेल्स का तो सेल्स मैनेजर। इशूइंग गाइडलाइंस फॉर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो इनके अधीन में सबॉर्डिनेट होंगे उनको एक गाइडलाइन देंगे कि आपको अपने परचेज डिपार्टमेंट को ऐसे हैंडल करना है, आपको सेल्स को आपको ऐसे करना है, तो उनको ये गाइडलाइंस देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में कोऑर्डिनेटिंग द वर्कर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और इनका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि अपने घर के अंदर भी जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो सभी मेंबर्स को साथ में लेके चलता है, छोटा बच्चा हो, उससे बड़ा हो, या कोई लेडीज़ हो, कोई जेंट्स हो, या बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी को उसको लेके साथ में चलने का अगर अच्छा रहता है तो वो सबसे अच्छा हेड होता है घर का, और परिवार भी अच्छा मैनेज रहता है। वही बात यहाँ पर लागू होती है। और इसके बाद में मेकिंग प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप आगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे कि जिसको अपन बोलते हैं परपेचुअल स्टेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी। बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा वो लंबे समय तक चलेगा, वो सारा को डिपेंड करेगा इनके टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, और ये सबसे ऊपर टॉप पे आते हैं। फिर आगे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी आपको मैंने बताया था कौन से लोग आते हैं कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके अधीन काम करने वाले होते हैं, उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, और जनरली वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। उनको अपन ये कह सकते दे आर HODs, वो क्या होता है HODs, सारे डिपार्टमेंट के HOD। द स्मॉल एंटरप्राइजेज देयर इज वन लेयर ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एंटरप्राइजेज आपके जो कंपनीज है वो छोटे स्केल के हैं तो वहाँ पर एक ही लेयर होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। अगर कंपनीज बड़ी हैं तो वहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड जूनियर। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने हायरार्की वाला बताया था, उसमें ये बताया था कि ये जो 20 की लेवल आती है इसमें 2 पार्ट होते हैं, तो आपके सीनियर और एक जूनियर, टॉप ये मिडल और ये आपके लोअर। तो इस तरह से आपको इसको लर्न करना है। फिर आ गया लोअर लेवल मैनेजमेंट, द लेवल इंक्लूड सुपरवाइजर। आपको बोला था इसके एग्जांपल की ट्रिक क्या है, एस पे ज़्यादा नाम आएंगे, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, सेल्स ऑफिसर्स, अकाउंट्स ऑफिसर्स। ये पूछता है एग्जाम्पल के बार, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो आपको इनको लर्न करना है। दे इश्यू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्ट एंड गाइड डे टू डे एक्टिविटीज, जो डे टू डे की एक्टिविटीज होती है सुपरवाइजर का काम यही होता है। इवेल्युएट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि देखो कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, उसके अंदर सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। कोई वर्क है वो कितने घंटे में कंप्लीट हो सकता है, जैसे एक वर्क का स्टैंडर्ड हो गया 8 आवर्स, तो 8 घंटे तक लगातार वर्कर काम करेगा तो वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए। अब वो वर्कर उसको मान लो 8 की जगह 12-13 घंटे में करता है, या फिर कोई वर्कर है उसको 8 की जगह 7 घंटे में या 6 घंटे में कर देता है, तो उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। और जो 8 की जगह 15-16 घंटे में करता है उसको वहाँ से रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन में आती हैं। मेंटेन क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो आपका लोअर लेवल है यहाँ पर आपको पता था नॉन मैनेजिंग कमेटी, नॉन मैनेजिंग वाले जो मैनेजमेंट वाले पार्ट से सीधा कॉन्टैक्ट में रहता है, तो इनको हैंडल करना इनको अच्छा आता है, ना कि टॉप वालों को, क्योंकि टॉप वालों के अंदर एजुकेशन ज़्यादा होती है, उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, वहाँ के लोकल लोग नहीं होते, ये लोकल लोग भी हो सकते हैं सुपरवाइजर, तो इनको वो अच्छा हैंडल कर सकते हैं। जो MW वाला रिलेशनशिप है वो यहाँ अच्छा मैनेज हो सकता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर रहता है। फिर आ गया नेक्स्ट में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक एब्रीवेशन से बताया था, उससे आप इसको लर्न कर, दोबारा इसको एक बार और लिख देता हूँ, पोस्ट कॉर्प। ये पोस्ट कॉर्प जो आपका है ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आ गया। एक व्हील डायग्राम के थ्रू अपन इसको समझा सकते हैं। मैनेजमेंट को अगर अपन सेंटर में लेते हैं तो इसका एक व्हील डायग्राम बन गया ये, और व्हील डायग्राम का मतलब ये चलता रहेगा। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोडिंग। देखो बच्चों यहाँ पर इन्होंने रिपोर्टिंग और बस्टिंग को यहाँ पर
आपके ईयर 91 में इंक्लूड नहीं किया गया, तो आप इसको भले यहाँ पर थोड़ा छोड़ ही दें और पोस्ट को तक ही आप इसको लर्न करें सीक्वेंस के अंदर। तो दीज आर द मेन फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। दीज आर दी मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और वन बाय वन एक एक फंक्शन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। अब प्लानिंग चल हाँ, तो देर आर वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वी अर्लियर नो, पोस्ट कॉर्ब। तो पी वापस प्लानिंग स्टार्ट करें। तो फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। आपका जो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन आता है, अपन को सीक्वेंस से चलना है, वो प्लानिंग आता है। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस, पहले उसके बारे में सोचना, एक मेंटल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव जो उसका जो भी तरह का मैनेजमेंट है, चाहे हॉस्पिटल है चाहे कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, उसके मेन मोटो को ध्यान में रखते हुए जो टॉप लेवल के लोग होते हैं मैनेजमेंट के, वो इसको डिज़ाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्सरसाइज। पहली बात ये रहेगी, रिक्वायरिंग इमेजिनेशन एंड जजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इमेजिनेशन करना पड़ता है उनको कि क्या करना अपन को, और क्या उसका जजमेंट उनका रहता है। जजमेंट साउंड रहता है, अगर वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं तो अच्छा प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको ये बहुत जरूरी होता है कि कोई भी मैनेजमेंट बिजनेस को चलाए तो रिसोर्सेज के लेवल को रेज करना पड़ता है, तो ये प्लानिंग उसमें हेल्प करता है। इट एम्स एट अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। कोई भी तरह का अपना जो मोटिव आपने सेट किया उसमें ये उसका रिजल्ट मिले तो उसके अंदर है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग एंड इन एडवांस, इन थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। व्हाट रिटन एग्जाम में आपको ये जरूर लिखें, व्हाट टू डू, अपन को क्या करना है, कैसे प्लानिंग करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है कोई चीज़, उसका पहले सोचना है। हु इज डू इट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का इसको करेगा कौन, हु इज डू टू इट। प्लानिंग करने वाला भी एक अच्छा प्लानर होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे इमेजिनेशन होने चाहिए, जजमेंट होने चाहिए, तभी वो अच्छा प्लानिंग करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल स्टोर ही लगा रहे हो आफ्टर डी फार्म, तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना पड़ता है कि मुझे डी फार्म करने के बाद जो ये सारी प्रोसेस मैं करूंगा, ये प्लानिंग है मेरी। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि अपनी स्टोर है तो स्टोर की साइट को सर्च करना, कहाँ पर मेडिकल स्टोर लगाना, सिलेक्शन ऑफ साइट में अपन पढ़ेंगे कौन सी लोकेशन सही रहती है, उसके लिए आपने क्या फंड कर रखा है, आपने उसके सारी प्रोसेस कर रखी है। वन बाय वन सर आपको प्लानिंग करना पड़ता है, ये सब प्लानिंग में आता है। फिर नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी आपको ये बताया था कि जो डिपार्टमेंटल हेड है उनको, जो टॉप लेवल के जो एजुकेटिव्स हैं, वो ऑर्गेनाइज जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको व्यवस्थित करते हैं। उसके अंदर हेड को वो अथॉरिटीज़ देते हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, फिर उनको ये देते हैं कि आप इसको वर्क को करें। परचेज मैनेजर को परचेज का पावर देंगे, सेल्स मैनेजर को सेल्स का पावर देंगे। तो द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स देयर अटेनमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। शुरुआत में बताया कि जो भी उस सिस्टम के, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल है उनकी तरफ उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा। इट इज़ टू ऑर्गेनाइज द एंटरप्राइज बाय ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटी। एक जैसी एक्टिविटीज़ को क्या करना, ग्रुपिंग करना, टुगेदर विद ए व्यू टू अटेन द प्लान ऑब्जेक्टिव। इसका मेन जो उद्देश्य क्या होता है कि जो आपने पहले से निर्धारित किए थे अपने मोटिव, उनको अचीव करना। डिफाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने परचेज मैनेजर को बताया नहीं कि आपको क्या करना है, सेल्स मैनेजर को क्या करना है, उनको पहले डिफाइन करना कि आपकी जिम्मेवारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेटिंग द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और साथ में ऐसा नहीं कि आप उनको बता दें कि आपको परचेज करना है, उनको अथॉरिटी दो, उनको पावर दो, ताकि वो चीज़ों को परचेज कर सके। नाम के परचेज मैनेजर नहीं रहने चाहिए, उनको अथॉरिटी दें। देम टू डिस्चार्ज देयर रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो उनको जिम्मेवारी मिली उसको वो अपना फुलफिल कर सके। टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, जो से एंटरप्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनको करना क्या है, तो वो सारी चीज़ उनको सारा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अपन ये करेंगे कि डेलीगेट अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आ गया स्टाफिंग। आपको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कोई भी मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए मिनिमम लोगों की जितनी जरूरत होती है वो आपको लेने पड़ेंगे। आप सोचो कि मैं अकेला ही
सारा सिस्टम को हैंडल कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टाफिंग मतलब कितने मिनिमम लोगों की जरूरत आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पता ही नहीं कितना करना है, आप चाहिए 4 लोग 10 लोगों को इकट्ठा कर लो तो मैनेजमेंट फेल हो जाता है। तो मिनिमम पर्सन्स जो चाहिए वो स्टाफिंग में आता है। तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैकेंट पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 4 लोगों की अगर जरूरत है तो 4 लोगों की वहाँ वैकेंसी है, तो 4 ही लोगों को राइट पर्सन वहाँ पर अलाइन मतलब असाइन होने चाहिए। पर्सनल एट द राइट जॉब, उनकी जॉब एट राइट टाइम राइट समय पे, हैंस एवरीथिंग विल बी अकर इन द राइट मैनर, ताकि राइट लोग सही समय पे लगेंगे तो सारी चीज स्मूथली चलेगी। अब इसके अंदर मेन चीज क्या आती है कि स्टाफिंग के अंदर मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट आप सभी लोग जानते होंगे, सीधी भर्ती जिसको अपन कहते हैं। क्या कहीं फार्मासिस्ट की जरूरत है 50 लोगों की, तो 50 की सीधी भर्ती होगी। सिलेक्शन एंड रिप्लेसमेंट, कई बार उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनका रिजेक्शन सिलेक्शन लीजिए नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट लीजिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, और जबकि रिक्रूटमेंट आपका कैसा है पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन एंड रिप्लेसमेंट, कोई अच्छे कैंडिडेट को लेना और जो लाइक कैंडिडेट नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई वर्क को एक फार्मासिस्ट 8 आवर्स में कंप्लीट करता है, दूसरा फार्मेसी को 16 घंटे में करता है, तो ऐसे फार्मासिस्ट लेजी फार्मासिस्ट के अपन को जरूरत नहीं है, तो उनका रिजेक्शन हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फार्मासिस्ट बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, लेकिन आपने उसको ट्रेन नहीं किया तो कई बार वो भी फैल जा सकता है, इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसलिए पीसीआई ने हर अपने ईआर के अंदर ट्रेनिंग पार्ट जरूर रखा है। बिना ट्रेनिंग के फार्मासिस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो आफ्टर डी फार्म, जिसको डी फार्म पार्ट 3 बोलते हैं, उनको एक अपने एक डिस्पेंसरी में जाके या कहीं हॉस्पिटल में या मेडिकल शॉप पे जाके अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके वो एक अच्छे फार्मासिस्ट बनता है। अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ये बहुत जरूरी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके अप्रेजल है, प्रमोशन है एंड ट्रांसफर। आप उसको प्रमोट करो, आप उसको अपग्रेडेड करो, अच्छा काम कर रहा है, जूनियर फार्मासिस्ट सीनियर फार्मासिस्ट बनाओ, या कोई भी एम्प्लॉय हो उसके लिए लागू होता है। और एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिना रेम्यूनरेशन के कोई काम नहीं करेगा। आप उसको कोई उसका बदले में कोई उसको इंसेंटिव नहीं दोगे, उसके वर्क खाली उसको सैलरी दे रहे हो, उसके साथ कुछ नहीं दे रहे हो। अगर वो कहीं से बाहर जाता है, कोई कभी कोई ट्रेवलिंग का वर्क करता है तो उसको टीए डीए वगैरह दो, ऐसी चीजें भी उसको आप दो, तब जाके वो अपना अच्छा कर सकता है। तो स्टाफिंग के अंदर ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन जो डायरेक्टिंग जो वर्ड है एक अच्छे डायरेक्टर के लिए होते हैं, और एक अच्छा डायरेक्टर वही कहलाता है जिसमें एक अच्छी लीडरशिप हो, मोटिवेट करे और कम्युनिकेट करे। किसी भी डायरेक्टर की 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, एक तो लीडरशिप, एक मोटिवेशन, एंड कम्युनिकेशन। ये 3 चीजें अगर कोई भी डायरेक्टर के अंदर होती है तो वो एक अच्छा मैनेजमेंट कहलाएगा। अच्छा लीडर होना चाहिए, मोटिवेट करे अपने एम्प्लॉयज को, अच्छा वर्क करे कि उसको मोटिवेट करे, कम्युनिकेट करे, ये सारा है। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व इशूइंग ऑर्डर्स, तो ऑर्डर तो देगा ही, इंस्ट्रक्शन, मूविंग, मोटिवेटिंग आ गया वर्ड, मोटिवेटिंग, मोटिवेशन, एंड लीडिंग सबऑर्डिनेट्स, लीडरशिप वर्ड आ गया, एंड हार्मोनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग गोस विद इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। उस सभी का भी देखो ये डायग्राम से बताया गया है, ये एक अच्छा डायरेक्टर है, सबको साथ में लेके चल रहा है, तो उसमें लीडरशिप भी है, मोटिवेट भी कर रहा है, कम्युनिकेशन भी है। तो ये गैप नहीं होना चाहिए, अगर इनमें गैप हो गया तो आपका मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। द मैनेजर हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग देयर सबऑर्डिनेट्स, उसको ये उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ऐसा करे। तो ये से एक अच्छा आपको ध्यान रखना है डायरेक्टिंग के अंदर। नेक्स्ट आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपको अभी यही बताया कि कंट्रोलिंग जो है वो एडिक्वेट कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड लूज कंट्रोल। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो वो भी बहुत खराब है, और आप लूज हो गए, आप ध्यान ही नहीं रहे हो तो वो भी खराब है। तो आपका कंट्रोलिंग शुड बी एडिक्वेट वन, आपको ये ध्यान रखना है। एडिक्वेट कंट्रोलिंग एक अच्छे फार्मासिस्ट या अच्छे एम्प्लॉय के लिए है। तो कंट्रोलिंग मीन्स द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म द प्लान। इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहले एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस निर्धारित होती है, फिर उसके बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फिर होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, और फिर होता है कंपैरिजन। ये 3 चीजें हमेशा रहती है कंट्रोलिंग के अंदर। आप कोई वर्क को, अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई वर्क 8 घंटे में करना था तो वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है,
अब एम्प्लॉय में इसको कितने घंटे में किया, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। फिर इनका कंपैरिजन, 8 में स्टैंडर्ड था 8 आवर्स, और एम्प्लॉय ने किया मान लो 7 आवर्स, या किसी एम्प्लॉय ने किया 14 आवर्स। तो आप इनको कंपेयर करोगे, 8 और 7 की तुलना करोगे कि हाँ करीब करीब पास पहले किया, अच्छी बात है। 9 घंटे किया तो भी करीब करीब ठीक है, लेकिन 14 आवर्स तक ले जा रहा है, इसका मतलब ये अच्छा नहीं है, इसको आप वहाँ से रिजेक्ट करो। और देयर शुड बी एन एडिक्वेट कंट्रोल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट शुड बी एडिक्वेट वन, सो दैट प्री डिटरमाइंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इससे क्या होगा कि जो आपने गोल निर्धारित किए हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था वो ओवर हो गया है, तो उसको कंट्रोलिंग है। अब इसमें नेक्स्ट में एक कोऑर्डिनेशन का अपन को डिस्कस करना है। थैंक यू बेटा। आप रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दी थी? इसने आपने बंद ही पड़ी थी क्या? ये वही करके गए थे भैया, मुझे क्या पता। स्टैंड बाय पे था। तो वही करके गए थे भैया, यही करके गया। लार वाला आप चल रहा है।